हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। जैसा कि हमने कल के लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि हम एक लेक्चर पूरा स्पेसिफिकली एक टॉपिक को डेडिकेट करेंगे, जो कि होगा मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। हम बोल सकते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पर मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, क्योंकि ये जो मेजोरिटी है वो एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। बट आप वेरियस प्रोविजंस पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आपको इम्प्लिसिटली ऐसा लगेगा, बोले नहीं, इन मेजोरिटीज़ की कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसे प्रोविज़न है जिनको अमेंड करने के लिए ये मेजोरिटीज़ के बारे में मेंशन किया गया है, पर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। डन। बट हम ये चैप्टर, अब आप जैसा कि जानते हैं, आपकी लक्ष्मीकांत की बुक जो है उसके अंदर स्पेसिफिकली ऐसे मेजोरिटी का कोई चैप्टर दिया नहीं गया है। बट आप देखेंगे कि ये जो मेजोरिटी जो का चैप्टर है ना, ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोविज़न्स के अंदर आप देखेंगे ये मेजोरिटी का चैप्टर है, आपको ऑलमोस्ट एवरी जो चैप्टर जो है ना उसके अंदर हेल्पफुल होगा। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी अपॉइंटमेंट करने की बॉडी है, डन, कोई भी इम्पीचमेंट करना है प्रेसिडेंट का, रिमूवल करना है जजेस का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल केक का रिमूव करना है ना, मेजोरिटी प्रूव करनी है, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, पासिंग ऑफ अ बिल विच कैन बी ऑर्डिनरी बिल, राइट, फाइनेंस बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इन सब चीज़ों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है हमारी पार्लियामेंट के अंदर, है ना, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं मेजोरिटी। अब मेजोरिटी का मतलब होता क्या है? मेजोरिटी का मतलब होता है कि कोई भी बिल या ड्राफ्ट, है ना, पार्लियामेंट के अंदर जाता है, तो अब वो पार्लियामेंट जो है ना उसके लिए एग्री है कि नहीं, सारे मेंबर जो हैं, एमपीज़ जो हैं लोकसभा या राज्यसभा के, वो एग्री हैं कि नहीं इस बिल के सपोर्ट में, यस और नो। तो वो चीज़ें प्रूव करने के लिए जिस मेथड का यूज़ होता है ना, वो है मेजोरिटी। डन। और अब वो प्रूव होगा कैसे? तो वो जो होने के जो प्रोसेस है उसको मेजोरिटी बोलते हैं। और ये मेजोरिटी को चार डिफरेंट मेजोरिटीज़ के अंदर हम डिवाइड करते हैं। डन। अब ये चार मेजोरिटीज़ कौन सी है, अब ये किस टाइप की मेजोरिटी, किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं हाँ ये मेजोरिटी का यूज़ किया जा रहा है। तो 4 टाइप की जनरली मेजोरिटी हमें देखने को मिलती हैं। ये मेजोरिटी है सिंपल मेजोरिटी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिलता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफ़ेक्टिव मेजोरिटी, और 4 टाइप की मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजोरिटी जो है स्पेशल मेजोरिटी, जिसके 4 अलग अलग फ्लेवर देखने को मिलते हैं। यानी स्पेशल मेजोरिटी के अंदर भी 4 मेजोरिटीज़ आपको देखने को मिलती है। डन। हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे इस मेजोरिटी का, ताकि आने वाले चैप्टर्स के अंदर अगर आप नाम सुने कि भाई ये जो बिल है ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है, वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पार्लियामेंट ने पास कर दिया। या फिर आप न्यूज़पेपर के अंदर भी देखेंगे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आप देखेंगे जनरली आर्टिकल्स आते हैं पॉलिटी से रिलेटेड, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि भाई लोकसभा के अंदर ये बिल जो है इसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया गया है। तो आपको तुरंत आइडिया आएगा कि भाई सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया उसका मतलब क्या होता है। डन। तो वो सब चीज़ों के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाले चैप्टरों को अंडरस्टैंड करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। डन। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। डन। चलिए, तो सबसे फर्स्ट मेजोरिटी की हम बात करते हैं, सिंपल मेजोरिटी। अब सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? सबसे पहले तो सिंपल मेजोरिटी को हम फंक्शनल मेजोरिटी भी कहते हैं। क्यों फंक्शनल मेजोरिटी कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी मेजोरिटी है ना जो आप देखेंगे कि मोस्टली बिल को पास करने के लिए यूज़ होती है इस मेजोरिटी को। तो इस मेजोरिटी का यूज़ हम मेजोरिटी बिल को पास करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी ऑर्डिनरी बिल आया तो उसको पास करने के लिए हम सिंपल मेजोरिटी का यूज़ कर लेंगे, है ना। कोई भी हमारा फाइनेंस बिल आया तो उसके लिए हम फंक्शनल या सिंपल मेजोरिटी का यूज़ कर लेंगे। मनी बिल है तो उसको सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पास कर लेंगे। क्योंकि अब जनरली देखेंगे ना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, वो जनरली हमको देखने को नहीं मिलता है, डे टू डे हमको कोई ऐसे बिल देखने को नहीं मिलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करें। बट ऐसे बिल होते हैं जो डे टू डे वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, उनके सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बिल जो है ना जनरली हमें देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो वो बिल जनरली हम देखेंगे तो वो क्या होते हैं, बिल ऑर्डिनरी क्लास के बिल होते हैं और उसको सिंपल मेजोरिटी से ही पास किया जाता है। तो ये वो सिंपल मेजोरिटी है। डन। इसको फंक्शनल मेजोरिटी भी कहा जाता है। इस मेजोरिटी का मतलब क्या है? इस मेजोरिटी का मतलब होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब क्या होता है? तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इधर 2-3 चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। एक तो देखने को मिल रहा है 50%, दूसरा प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसको अंडरस्टैंड हम करते हैं।
चलिए सबसे पहला क्या होता है, सपोज जैसा कि हम लोकसभा के लिए बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। हम जानते हैं लोकसभा के अंदर प्रेजेंटली कितनी सीटें देखने को मिलती है, 543 सीटें देखने को मिलती है। सपोज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल इसके अंदर से 43 जो सीटें हैं ना वो वैकेंट है, यानी जो एमपीज़ हैं 43 एमपीज़ हैं, किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया है या किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है स्पीकर ने। तो करंट जो स्ट्रेंथ देखने को मिलती है हमको, जो फील की हुई सीटें हैं वो है 500, है ना। और ये 500 को हम लोग क्या बोलते हैं, इफ़ेक्टिव मेजोरिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इफ़ेक्टिव मेजोरिटी, इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा भी कहते हैं, और इफ़ेक्टिव मेजोरिटी भी बोलते हैं। वो कैसे हम आगे देखेंगे थर्ड वाली, है ना। तो ये क्या इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ है, इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ देखने को मिलती है ऑफ द लोकसभा। अब ये इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ है, डन। अब सपोज़ इसके अंदर से 400 ऐसे एमपीज़ हैं, 500 तो सीटें हैं, यानी कि 500 जो एमपी जो है ना वो प्रेजेंट है, डन। अब इसमें से 400 ही ऐसे एमपी हैं जो क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, डन। 400 ही ऐसे एमपी है जो वोट कर रहे हैं, रिमेनिंग 100 जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, बोले हम वोट नहीं करेंगे, हम ना फेवर में करेंगे ना डिसफेवर में करेंगे, हम खाली ऑब्जर्व करेंगे कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग कैसे हो रही है, बराबर। तो नेट जो हैं एमपी जो वोट करने वाले कितने हैं, 400 है, डन। अब 400 की मोर देन 50% कितना होता है, तो आपको पता है 400 का 50% यानी कि 200, और मोर देन 50% यानी कि एटलीस्ट +1, डन। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी बिल है उसके अंदर अगर पार्लियामेंट के अंदर या लोकसभा के अंदर 400 एमपी जो हैं वो वोट कर रहे हैं, तो इसमें से अगर 201 एमपी एटलीस्ट इस बिल को फेवर करेंगे तो वो बिल जो है क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। समझ में आया क्या होती है सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब है मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। 543 ओवरऑल स्ट्रेंथ है अभी, ठीक है, जिसमें से 43 वैकेंट है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक एग्जाम्पल है। 543 सीटें हैं जिसमें से 43 वैकेंट है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या हुई, जो एक्चुअली एमपी हैं अभी सीटिंग एमपी है 500, जिसमें से 400 ऐसे हैं जो क्या वोट कर रहे हैं, है ना। 100 ऐसे हैं जो वोट नहीं कर रहे हैं, तो 400 वोटिंग करने वाले एमपीज़ हैं। अब ये 400 की मोर देन 50% देखना है आपने, क्योंकि ये 400 क्या प्रेजेंट भी है प्लस वोट भी कर रहे हैं। प्रेजेंट तो ये भी है पर ये वोट नहीं कर रहे हैं 500, पर 400 ही ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट भी हैं और वोट भी कर रहे हैं। तो मोर देन 50% ऑफ दिस 400 दैट इज़ एटलीस्ट 201 यानी 201 वो एमपी अगर फेवर में करते हैं किसी भी बिल के वोटिंग, तो वो बिल जो है ना सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ ऐसा कहा जा सकता है। डन, ख्याल आया आपको कि भाई मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग जो एमपीज़ हैं, तो वो बिल जो है ना अगर पास होता है तो वो बिल जो है ना उसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया ऐसा कहा जा सकता है। डन। देखिए अब ये जो बिल, अब मैंने जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके, सिंपल मेजोरिटी जो है ना मोस्ट इफेक्टिव मेजोरिटी है, यानी कि मोस्ट फंक्शनल मेजोरिटी है। और इसीलिए डे टू डे के जो बिल होते हैं ना, जनरली ऑर्डिनरी बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, मनी बिल हो गया, वो सिंपल मेजोरिटी से ही पास होते हैं। और कौन कौन से बिल हैं या कौन कौन से यूज़ कहाँ होता है इस मेजोरिटी का, तो आप देखेंगे कि स्पीकर जो हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनका इलेक्शंस करवाना है। जो न्यूली अभी जस्ट रिसेंटली हम देखते हैं 18th लोकसभा है, उनके स्पीकर के इलेक्शंस जो रिसेंटली हमें देखने को मिल रहे हैं, मिस्टर ओम बिरला अगेन इलेक्टेड हुए एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर और स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो उनके इलेक्शंस करवाने हैं। तो उनके इलेक्शंस के लिए हमको क्या देखने को मिलता है, उनके इलेक्शंस के लिए हमें सिंपल मेजोरिटी से देखने को, उनके इलेक्शंस के लिए हमें देखने को मिलता है कि सिंपल मेजोरिटी का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ डेप्यूटी स्पीकर है, उनको असिस्ट करने के लिए, तो उनके इलेक्शंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिंपल मेजोरिटी से। फिर कॉन्फिडेंस मोशन कि भाई गवर्नमेंट जो है, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब समझ चुके हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो लोकसभा के अंदर उनको अपनी मेजोरिटी भी प्रूव करनी होगी ना एटलीस्ट। तो मेजोरिटी अगर होगी, जैसे कि 543 अपने देखा 543 स्ट्रेंथ है, तो इसके अंदर से मेजोरिटी क्या होती है 272 प्लस एटलीस्ट। तो इतनी सीटें होंगी जिस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, तो वही तो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। हम पार्लियामेंट के अंदर ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म की जाती है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं पार्लियामेंट के, वो सब हम देखेंगे। डन। बट अभी
क्या जानना ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस मोशन के गवर्नमेंट्स के पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मोर देन 50% जो एमपीज़ हैं ओवरऑल स्ट्रेंथ के वो सपोर्ट में है कि नहीं, तो वो चेक करने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन ली जाती है। क्या होता है वो हम पार्लियामेंट के चैप्टर में या यूनियन लेजिस्लेचर के चैप्टर में देखेंगे। डन। कॉन्फिडेंस मोशन के लिए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी इसीलिए होती है भाई अगर कॉन्फिडेंस में नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट तो उनको रिज़ाइन करना होगा, है ना। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए भी सिंपल मेजोरिटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ एडजर्नमेंट मोशन, है ना, स्पीकर के द्वारा किया जाता है हाउस को एडजर्न। कोई भी एडजर्न क्यों किया जाता है, तो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइनेडाई, है ना। एडजर्नमेंट का मतलब होता है हाउस को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशंस के लिए इसकी टाइम और डेट दोनों मेंशन की जाती है स्पीकर के द्वारा, उसको क्या किया, स्थगित किया हाउस को, हाउस की सिटिंग को, तो उसको एडजर्नमेंट बोलते हैं। और एडजर्नमेंट साइनेडाई यानी कि उसकी डेट वापस मिलने की डेट और टाइम फिक्स नहीं है तो उसको एडजर्नमेंट साइनेडाई कहते हैं। पर एडजर्नमेंट मोशन का मतलब क्या होता है, कोई इमीडिएट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अर्जेंट मैटर है जिस पे डिस्कशन डिबेट करना है, तो उसके लिए ये एडजर्नमेंट मोशन देखने को मिलती है। उसको भी सिंपल मेजोरिटी से ही पास किया जाता है। फिर हम जैसा बात कर सकें ऑर्डिनरी बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, मनी बिल हो गया। ये क्या है बिल, ये सारी चीज़ें देखेंगे। मनी बिल यानी कोई भी बिल जो फाइनेंस यानी कि मनी मैटर से रिलेट करता है, टैक्स इम्पोजिशन, टैक्स लेवी, शेयर्स, सरचार्जेस की बात करता है तो उसको मनी मैटर बोलते हैं। फाइनेंस बिल ये ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर मनी बिल भी आ जाता है और अदर बिल्स भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे जो आप मोस्टली देख रहे हैं ना, तो ये सारे बिल जो है ना वो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास कर दिए जाते हैं। डन। तो फर्स्ट टाइप की मेजोरिटी समझ में आ गया। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। डन। सेकंड टाइप की मेजोरिटी पढ़ते हैं हम। ये किस टाइप की मेजोरिटी है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि सेकंड टाइप की मेजोरिटी है वो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। हम जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितनी है टोटल, करंटली 543 है। डन। इसका मोर देन 50% ओवरऑल का, वैकेंसी है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, ओवरऑल स्ट्रेंथ को हम कंसिडर करेंगे और इसका मोर देन 50% लेंगे, जो कि कितना होता है 272 प्लस, एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए प्लस में, है ना। तो मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस आप कंसिडर करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब समझ में, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। अब हम जानते हैं टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस तो फिक्स है 543, तो इसका मतलब मोर देन 50% भी फिक्स ही होगी। तो मोर देन 50% भी क्या है, फिक्स देखने को। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है वो कितनी है, 272 प्लस 1 एटलीस्ट देखने को मिलती है। 270 प्लस 1 एटलीस्ट, इससे ज़्यादा भी हो सकती है पर कम नहीं होगी। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है ना वो फिक्स है 272 प्लस 1 एज़ पर द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस दैट इज़ 543, है ना। और इसका यूज़ कहाँ होता है जनरली, तो न्यूली कन्वीन जो गवर्नमेंट होती है ना, लोकसभा के इलेक्शंस के बाद न्यूली कन्वीन गवर्नमेंट होती है, उसको कॉन्फिडेंस, उसको क्या होता है गवर्नमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस प्रूव करना पड़ता है ना। प्रेसिडेंट ने जो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी है उनको बुलाया एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ओथ ली, तो फ्लोर के ऊपर, लोकसभा के फ्लोर के ऊपर उनको एक फ्लोर टेस्ट देना होता है जिसको हम कॉन्फिडेंस मोशन भी बोलते हैं कि भाई हाँ गवर्नमेंट की मेजोरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी एमपीज़ हैं। तो प्रूव करने के लिए जो मेजोरिटी होती है वो भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है। हमने देख लिया पहले, है ना, फर्स्ट के अंदर ही देख लिया। तो 272 प्लस जिसके पास एमपीज़ होंगे वो क्या है, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, पॉलिटिकल पार्टी। डन। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। इसके अंदर से वैकेंसी है या नहीं है कोई चीज़ें मैटर नहीं करती, इसीलिए नंबर भी फिक्स है 272 प्लस। डन। तो सेकंड मेजोरिटी भी समझ में आई। एब्सोल्यूट मेजोरिटी इसका यूज़ कहाँ होता है, तो न्यूली कन्वीन जो लोकसभा होती है उसके फ्लोर टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। डन। अब थर्ड टाइप की मेजोरिटी देखते हैं हम, जो कि है इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, तो भाई इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है कि मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब आपको ये तो पता है कि मोर देन 50% क्या होता है। डन। अब आपको कन्फ्यूज़न होगी कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। तो देखो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है ओवरऑल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। डन। ओवरऑल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी। फॉर एग्जांपल इसको हमको समझने का, सपोज हम जानते हैं ओवरऑल स्ट्रेंथ है लोकसभा की 543, एग्जांपल से समझ रहे 543 है। डन। सपोज इसके अंदर से हमको वैकेंसी देखने को मिलती है 43। डन।
तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, टोटल सीट हो गया माइनस वैकेंसी इतनी है। तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिमेनिंग कितने एमपीज़ हुए, 500 हुए। तो ये जो 500 है ना, वो क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ है ऑफ द हाउस। समझ में आया कि भाई टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। वैकेंसी क्यों हो सकती है, तो भाई डिस्क्वालीफाई कर दिया किसी एमपीज़ को, है ना, कोई एमपी की डेथ हो चुकी है, डन। तो ये रीज़न हो सकते हैं वैकेंसी के हाउस में। तो सपोज़ 543 ओवरऑल स्ट्रेंथ है, जिसमें से 43 एमपीज़ जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि उनकी सीट वैकेंट है। एब्सेंट है ऐसा नहीं है, या प्रेजेंट नहीं है ऐसा नहीं है, वो वैकेंट है, वो सीट भरी नहीं है, खाली है। उसके बाय इलेक्शन होंगे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो उसके बाद रिमेनिंग सीट जो बचती है ना, वो होती है हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ। रिमेनिंग स्ट्रेंथ जो बचती है लोकसभा की, वो होती है हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब इसकी मोर देन 50%, तो उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव मेजोरिटी। यानी 500 है तो मोर देन 50% कितने हो जाती है, 250 प्लस 1 एटलीस्ट, यानी एटलीस्ट 251 होनी चाहिए। तो कोई भी बिल है अगर उसको इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी कि भाई ओवरऑल सीटें जो हैं उसमें से कितनी सीटें जो हैं वो प्रेजेंट है, कितने सीट पे एमपी जो है ना करंटली हैं इन द सेंस वैकेंट जो है उनको साइड करना है, उनको माइनस करना है, डन। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट करेंगे तो जो स्ट्रेंथ आएगी वो होती है हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ, और उसकी मोर देन 50%, तो उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव मेजोरिटी। समझ में आया। अब ये इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज़ होता है वाइस प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो उनको रिमूव करना है। अगर तो रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए क्या होता है कि राज्यसभा के सबसे पहला स्पेशल पावर है राज्यसभा की टू रिमूव द चेयरमैन, है ना, और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट क्या है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन हो गया ऑफ द राज्यसभा। तो रिमूव करने की पावर सबसे पहला याद रखना राज्यसभा के पास है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले समय में, जो कि यूनियन लेजिस्लेचर चैप्टर होगा हमारा। तो राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को रिमूव करने के लिए। और वो रिमूव कैसे करेगी, तो उसको रिजोल्यूशन पास करना होगा विद द इफेक्टिव मेजोरिटी। और इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होगी, जो हमने रिसेंटली समझी, मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, तो वो क्या होगी इफेक्टिव स्ट्रेंथ, और उसकी मोर देन 50% क्या है, वो इफेक्टिव मेजोरिटी है, डन। तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है राज्यसभा को, और उसको सिर्फ अप्रूव करना होता है लोकसभा को थ्रू सिंपल मेजोरिटी। तो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल हो जाता है। अनलाइक प्रेसिडेंट जिनका पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, जो हम देखेंगे आने वाले टाइम में, और उनको इम्पीच करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की सबसे टफेस्ट मेजोरिटी चाहिए, वो भी देखेंगे हम, लास्ट वाली होगी आगे। समझ में आया। तो इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब समझ में आया क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस क्या होता है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज, तो जो रिमेनिंग है वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, और उसका मोर देन 50%, यानी जो हमने देखा यहाँ पे 500 कंसिडर करके 251 एटलीस्ट, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, साथ ही साथ स्पीकर के रिमूवल के लिए जो कि लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, साथ ही साथ डेप्यूटी स्पीकर के रिमूवल के लिए क्या होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज़ किया जाता है, डन। तो आइडिया आया। सिंपल मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इफेक्टिव मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, डन। 3 टाइप की मेजोरिटी देखी। अब हम बात करते हैं 4th टाइप की मेजोरिटी। तो 4th टाइप की मेजोरिटी है स्पेशल मेजोरिटी, डन। अब देखो, जो शुरुआत में हमने 3 मेजोरिटीज़ देखी ना, वो मेजोरिटीज़ जो है ना, उनका यूज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 करने के लिए नहीं होता है। तो अब अगर आपसे पूछे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाता है अंडर आर्टिकल 368, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी का ही यूज़ किया जाता है, फुल स्टॉप। सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, है ना, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इनसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 368। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो अब स्पेशल मेजोरिटी से क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जा सकता है, डन। अब ये स्पेशल मेजोरिटी के हमको 4 डिफरेंट टाइप के फ्लेवर देखने होगा। फ्लेवर का मतलब टाइप्स बोल सकते हो। ये स्पेशल मेजोरिटी के तरीके हैं कि किस तरीके से चीज़ों को पास किया जाता है, बिल, ड्राफ्ट, रिमूवल मोशंस, डिफरेंट टाइप की मोशंस, रिजोल्यूशंस, ड्राफ्ट, उनको पास करने के लिए ये 4 तरीके यूज़ किए जाते हैं स्पेशल मेजोरिटी के लिए, डन। तो अब हम देखते हैं 1 बाय 1। ओके,
सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट फ्लेवर, जो कि है क्या बोलता है, मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। डन। तो मोर देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग ये पहला फ्लेवर देखने को मिलता है। इसको हम एग्जांपल से समझें। पहले ये चीज़ याद रखना कि अगर ऑल इंडियन सर्विसेज क्रिएट करनी है अंडर आर्टिकल 312, आगे हम पढ़ेंगे कि भाई ऑल इंडियन सर्विसेज जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, ऑल इंडियन सर्विसेज क्या देखने को मिलती है हमें। इंडिया के अंदर 3 ऑल इंडियन सर्विसेज है जो कि कॉमन है सेंटर और स्टेट दोनों के लिए, है ना, यानी कि यूनियन और स्टेट दोनों के लिए कॉमन है। कौन कौन सी? एक मोस्ट फेवरेट आप सबकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, दूसरा IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFOS। ये 3 ऑल इंडियन सर्विसेज देखने को मिलती है जिसको 312 आर्टिकल के तहत क्रिएट करना होता है। और इसके लिए स्पेशल पावर, इसके लिए क्या है याद रखना, स्पेशल पावर तो पार्लियामेंट के पास है ऑल इंडियन सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए, बट वो रिजोल्यूशन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के द्वारा ही इनिशिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। और वो स्पेशल मेजोरिटी है, ये फर्स्ट फ्लेवर है ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज़ मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। डन। अब होती क्या है एक्चुअली देखते हैं। चलो हम जानते हैं कि ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी कितनी देखने को मिल रही है हमको लोकसभा की, 543 देखने को मिल रही। डन। सपोज हो सकता है 43 इसके अंदर से वैकेंट है, तो 500 जो कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब इसके अंदर क्या है, सपोज़ 400 मेंबर जो है ना, 500 में से 400 मेंबर क्या है, प्रेजेंट है। डन। 400 मेंबर प्रेजेंट है, पर ये प्रेजेंट में से ओनली 300 मेंबर ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं कोई बिल को। सपोज़ राज्यसभा ने रिजोल्यूशन पास किया, फिर लोकसभा में गया ये बिल, तो सपोज़ क्या हो रहा है कि 300 MPs है जो कि वोट कर रहे हैं, 400 प्रेजेंट है पर वोट कर रहे हैं 300। डन। तो मोर देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या होता है, ये जो स्ट्रेंथ है जो कि प्रेजेंट भी है और वोट भी कर रही है, इनका मोर देन 2/3। तो इनका मोर देन 2/3 क्या होगा, 200 प्लस एटलीस्ट 1। तो अगर 200 प्लस सीटें यानी कि 200 प्लस जो है MPs हो गया वो फेवर में अगर बिल के वोट करते हैं तो ये रिजोल्यूशन या ये बिल पास हो जाएगा। डन। तो अगर किसी भी बिल को स्पेशल मेजोरिटी के फ्लेवर 1 से अगर क्या करना है, पास करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग के थ्रू इसको पास करना होगा। वो कैसे होता है मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो सेम फॉर्मूला है जो हम आगे भी बातचीत कर चुके हैं इफेक्टिव मेजोरिटी के लिए, बट फ़र्क कहाँ आ गया, 2/3 में फ़र्क आ गया। ये 2/3 में फ़र्क, इफेक्टिव में मोर देन 50% था ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, यहाँ पे मोर देन 2/3 है ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। डन। जैसे कि ऑल इंडियन सर्विस क्रिएट करना है राज्यसभा को रिजोल्यूशन पास करके, तो कैसे क्रिएट की जा सकती है, ये मेजोरिटी के द्वारा, जो कि है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। आइडिया आ गया। ओके चलिए सेकंड फ्लेवर की बात करते हैं। अब सेकंड फ्लेवर, अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे मेजोरिटी टफ बनती जाएगी, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो रिजिड यहाँ पे है ना, थर्ड के अंदर आपको रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे स्टेट का पार्टिसिपेशन भी होता है, हम बात कर चुके हैं। डन। तो सेकेंड प्रोविज़न की बात करते तो वो क्या है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो चलो हमने सेम मेथड से 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब तो हमने जान लिया। डन। कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई 543 हैं जिसमें से 43 एब्सेंट है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ 500 होती है, जिसमें से 400 जो है ना प्रेजेंट है, जिसमें से 300 ही वोट कर रहे हैं। तो अब ये 300 जो है ना, इसका मोर देन 2/3 लूँगा मैं, यानी कि 200 प्लस अगर वोटिंग फेवर में होती है तो वो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग के थ्रू पास हो जाएगा बिल। डन। प्लस दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो पता है आपको, हम आगे देख चुके हैं, जो कि फिक्स है। कितनी फिक्स है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, हमें फिक्स कितनी देखने को मिलती है, 272 प्लस देखने को मिलती है। तो ये दोनों मेजोरिटी अगर सेटिस्फाई होती है तो हम बिल को ये मेजोरिटी के थ्रू पास कर सकते हैं। समझ में आया। दोनों का मतलब ये नहीं है तो आप दोनों को जोड़ने लग जाओ कि भाई 200 यानी कि 201 सपोज यहाँ से मिला हमको 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से, और 272 यहाँ से मिला, तो दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ के जो टोटल आएगा हमारा, यानी कि 472 प्लस जैसा कुछ आएगा, उतनी मेजोरिटी चाहिए। नहीं, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि 272 और साथ ही साथ 200 प्लस सीटें एटलीस्ट होनी चाहिए, यानी कि 272 प्लस सीटें आपके पास होनी चाहिए इन शॉर्ट। तो आप ये मेजोरिटी से चीज़ें पास कर सकते हैं।
समझ में आया? तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी हम देख चुके हैं। अब ये मेजोरिटी का यूज़ करके क्या क्या चीज़ें और कौन कौन से बिल हो गया, रिजोल्यूशन हो गया, मोशन हो गया, उसको पास किया जाता है। तो भाई जजेस को रिमूव करना है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है, तो इस मेजोरिटी का यूज़ किया जाता है। समझ रहे हो? साथ ही साथ हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो इनको रिमूव करना है, जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के, उनको रिमूव करना है। तो उसके लिए भी आपको इसी मेजोरिटी का यूज़ करना होगा। साथ ही साथ अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग आर्टिकल 148 के तहत अगर इनको रिमूव करना है तो भी आपको स्पेशल मेजोरिटी के सेकेंड फ्लेवर का यूज़ करना होगा। डन। तो किसके रिमूवल के लिए यूज़ होता क्या है एक्चुअली इस मेजोरिटी का मतलब? मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। आइडिया आ गया आपको? डन। ओके, थर्ड फ्लेवर की बात करते हैं। अब थर्ड फ्लेवर क्या होता है? तो थर्ड फ्लेवर जो है ना, उसके अंदर क्या होता है, सेकेंड फ्लेवर भी आ जाता है प्लस यानी कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग भी आ जाता है। डन। प्लस आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी आ जाता है, और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ें क्या आती है, रेटिफिकेशन आता है। तो रेटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट विथ सिंपल मेजोरिटी। डन। तो सेकेंड वाला फ्लेवर तो आएगा ही आएगा, साथ में रेटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट भी आएगा। अब देखो ये चीज़ों का, इन दो का मतलब तो आपको पता ही है। अब ये रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो भाई हम जानते हैं कि 28 स्टेट देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ, है ना। अब रेटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ यानी एटलीस्ट 14 या उससे ज़्यादा स्टेट जो हैं उनको रेटिफाई करना है। अब रेटिफाई का मतलब क्या होता है जनरली, कि आपका जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का मतलब आपकी विधानसभा है, तो विधानसभा के अंदर आपको सिंपल मेजोरिटी से ये बिल को क्या करना होगा, सिंपल मेजोरिटी से ये बिल को पास करना होगा, तो उसको बोलते हैं हम रेटिफिकेशन। तो रेटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है कि 28 से मोर देन हाफ यानी कि 14 से ज़्यादा स्टेट के अंदर सिंपल मेजोरिटी के थ्रू इसको पास करना होता है। डन। अब आप बोलेंगे कि स्टेट का रोल क्यों आ रहा है इस मेजोरिटी में? तो स्टेट का रोल इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस मेजोरिटी का यूज़ तभी होता है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा बिल लेके आई, गवर्नमेंट कोई भी ऐसा बिल लेके आई, मोशन लेके आई, रिजोल्यूशन लेके आई, जो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ये स्टेट जो है ना उनको भी अफेक्ट कर रहा है, इनकी पावर को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है ना। तो कोई भी ऐसा प्रोविज़न या कोई भी स्टेट के या कोई भी पार्लियामेंट ऐसा बिल लेके आए जो स्टेट की पावर को क्या कर रहा है, कर्ब कर रहा है, बढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वहाँ स्टेट का रोल भी होना चाहिए। तो उसीलिए ये थर्ड टाइप की मेजोरिटी हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर क्या करना होगा, आपको स्टेट का कंसेंट भी लेना होगा। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में बात करें तो इस मेजोरिटी का यूज़ होता है, कोई भी फेडरल फीचर्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसको आप अमेंड कर रहे हो तो उसके लिए आपको इस मेजोरिटी का यूज़ करना होगा, जहाँ पे आपको 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग तो लेना होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी लेनी होगी, प्लस क्या करना होगा, रेटिफाई भी करवाना होगा मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट बट विद द सिंपल मेजोरिटी। समझ में आया? तो कोई भी फेडरल फीचर्स को अगर अफेक्ट करता है तो वो बिल जो है ना वो इस मेजोरिटी से पास होगा। फेडरल फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल हम पढ़ेंगे। 7th शेड्यूल में आपको 3 लिस्ट देखने को मिलती है, जिसके अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसके अंदर है क्या जनरली, यूनियन लिस्ट में ये है कि यूनियन जो है ना यानी कि सेंटर जो है ना वो किन किन सब्जेक्ट को लेकर लॉ बना सकता है। डन। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट की पावर उसके अंदर स्पेसिफाई की, और कॉन्करेंट के अंदर दोनों लॉ बना सकते हैं, पर अगर सेंटर ने पहले बना दिया तो उसका लॉ प्रिवेल होगा। डन। तो 7th शेड्यूल क्या बोल रहा है इन शॉर्ट, कि स्टेट की पावर की बात कर रहा है, तो अगर उसको आप अमेंड कर रहे हो तो इन शॉर्ट आपको क्या करना होगा, आपको इस मेजोरिटी का यूज़ करना होगा और बिल को पास करना होगा। इसका मतलब आप स्टेट का कंसेंट भी ले रहे हो। फिर दूसरा जैसे फेडरल फीचर, जैसे आपकी जीएसटी हो गया। जीएसटी के अंदर क्या होता है, सेंटर स्टेट मिलके जो जीएसटी काउंसिल 279A के अंदर देखने को मिलती है हमको 2017 के अंदर, है ना। जीएसटी एक्ट लाया गया, जीएसटी काउंसिल बनाई गई, उसके अंदर हम जानते हैं कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलके काम करते हैं, है ना। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स भी रिसेंटली देखने को मिली थी हमें, है ना, जिसके अंदर जीएसटी रेट्स जो है ना अभी कम किए गए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पे रिसेंट में। डन। तो ये जीएसटी हो गया, 7th शेड्यूल हो गया। फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो गया, क्योंकि प्रेसिडेंट किनको रिप्रेजेंट कर रहा है इन शॉर्ट, तो वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनके मैनर के अंदर आप उनके इलेक्शंस, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता है, एमएलएज भी पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक स्टेट के इलेक्टेड एमएलएज। तो इन शॉर्ट इलेक्टेड एमएलएज का भी रिप्रेजेंटेशन है प्रेसिडेंट, तो वो प्रेसिडेंट के मैनर के इलेक्शंस चेंज कर रहे हो आप, तो आपको इस मेजोरिटी का यूज़ करना होगा। वैसे ही आपको देखना हो
जैसे कोई एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, स्टेट की चेंज कर रहे हो आप, है ना। अब आर्टिकल 368 खुद को ही अमेंड कर रहे हो, यानी 368 में हम जानते हैं क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की प्रोसीजर लिखी हुई है। अगर वो अमेंड करने की प्रोसीजर वही आप चेंज कर रहे हो, यानी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं यही आप चेंज कर रहे हो, तो इसके लिए भी आपको इस मेजोरिटी का यूज़ करना होगा। समझ रहे हो? तो ये मेजोरिटी क्यों है, क्योंकि आप कोई ना कोई फेडरल फीचर चेंज कर रहे हो, इसीलिए इस मेजोरिटी का यूज़ किया है। फिर लास्ट फ्लेवर हम देखते हैं जो कि है मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। ये सबसे टफेस्ट मेजोरिटी मानी जाती है और इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ किस लिए किया जाता है, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए, यानी कि टू रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम हीज और हर ऑफिस, दिस टफेस्ट मेजोरिटी इज़ यूज। इसका मतलब क्या है, मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस या टोटल मेंबर ऑफ हाउस। इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस अभी करेंटली कितनी है, 543 है। इसका वैकेंट, प्रेजेंट, वोटिंग कितने कर रहे हैं, उन सब का कोई लेना देना नहीं है। सिंपली मोर देन 50% इनका ले लेने का, सॉरी मोर देन 50% नहीं आएगा, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, मोर देन 2/3 आपको लेना है ओवरऑल स्ट्रेंथ का। तो इनका मोर देन 2/3 कितना होता है, 362। तो एटलीस्ट 362 मेंबर जो है ना सपोर्ट में होंगे तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हमको देखने को मिलेगा, यानी कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना सबसे टफेस्ट माना जाता है। आपसे पूछे कौन सी सबसे टफेस्ट मेजोरिटी है, तो ये वाली, मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, दैट इज़ एटलीस्ट 362 मेंबर जो है ना वो सपोर्ट में होने चाहिए रिमूवल के, तभी है ना प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाएगा। और ये सबसे टफेस्ट मेजोरिटी है और इसी का यूज़ होता है प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। डन। तो स्पेशल मेजोरिटी के अंदर हमें ये 4 फ्लेवर देखने को मिलते हैं, जो कि फर्स्ट देखा हमने ने मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो कि ऑल इंडियन सर्विसेज क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया था। सेकंड, मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको रिमूव करने के लिए। थर्ड फ्लेवर देखा 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट विद सिंपल मेजोरिटी। कोई भी फेडरल फीचर्स चेंज कर रहे हो तो उसके लिए इस मेजोरिटी का यूज़ किया जाएगा, GST, 7 शेड्यूल, प्रेसिडेंट इलेक्शंस, सो ऑन एंड सो फॉर। फिर फोर्थ फ्लेवर देखा, इसके अंदर हमने क्या देखा कि मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए यूज़ होती है, टफेस्ट मेजोरिटी। डन। यानी कि 543 है, इसके अंदर से 362 एटलीस्ट मेंबर सपोर्ट में होने चाहिए, तो ये मेजोरिटी का यूज़ किया जाएगा, हुआ गिना जाएगा। डन। तो इसी के साथ क्या देखा हमने इस लेक्चर्स के अंदर, हमने देखा कि मेजोरिटीज़ क्या होती हैं और इसी मेजोरिटीज़ का यूज़ हम आगे करेंगे, जो आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस कितना है। डन। तो हम एक बार रिकैप करें, सिंपल मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, विच इज़ फिक्स है 272 प्लस देखने को मिलती है ना। इफेक्टिव मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इफेक्टिव स्ट्रेंथ यानी कि टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ आएगी, इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मोर देन 50% तो इफेक्टिव मेजोरिटी आएगी। साथ ही साथ स्पेशल मेजोरिटी के 4 फ्लेवर देखे। फर्स्ट फ्लेवर मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, सेकंड फ्लेवर मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, थर्ड फ्लेवर मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ ऑफ दिस, और लास्ट एंड टफेस्ट फ्लेवर देखा स्पेशल मेजोरिटी का, जो कि है मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। डन। तो समझ में आ गया आप सभी को बस। तो अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है, जानने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए, ताकि हम इस सीरीज़ को कंप्लीट कर सकें, साथ ही दूसरे इनिशिएटिव भी ले सकें। डन। तो इसी के साथ हम कंप्लीट कर दें इस लेक्चर को। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।